जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विद विमल में आपका स्वागत है। मैं विमल सिंह। आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के भाग 3 भाग 1 और 2 भाग में हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक हमारा होगा आज गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में संबंध। आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की परिभाषा हमने पिछले भाग में पढ़ा। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, जैसे इस चित्र को हम देखें, अवतल दर्पण का चित्र हमने लिया है, गोली दर्पण में अवतल दर्पण को हमने लिया है कि ये सी और पी हमारी वक्रता त्रिज्या है और पी और एफ हमारा क्या है, पी और एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी। तो हमें इसके और इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो शुरू करते हैं। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। हमने अवतल दर्पण लिया, एम क्या है, आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात एफ से जा रही है, एफ हमारा फोकस हो गया, सी हमारा वक्रता केंद्र हो गया, पी हमारा ध्रुव हो गया। कि एम अगर हमें इसमें थोड़ा सा लिखना होगा तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण, एम आपतित किरण, एफ फोकस, पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र। ए सी वक्रता केंद्र जो है अभिलंब का काम करती है और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर होता है। तो आई और आर हो गया। हम चलेंगे फिगर लेंगे, सॉल्व करेंगे। कोण एएमसी, एएमसी ये वाला पोर्शन लिया हमने, एएमसी। ध्यान से देखना बच्चों, आपको समझ में आएगा, आप ध्यान लगाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। एएमसी बराबर कोण सी, सीएमएफ, मतलब ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर है। जाहिर सी बात है, परावर्तन का नियम भी कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिखा भी है परावर्तन के नियम से। पुनः एएमसी, एएमसी मतलब फिर से हमने इस कोण को लिया और कोण एमसीएफ, एमसीएफ मतलब हमने दोबारा इस कोण को लिया और ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है। मतलब एएमसी ये कोण इस कोण के बराबर है। समीकरण 2 कैसे बराबर हो गया, एकांतर कोण से। ये और ये दोनों आपस में क्या, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से जब 1 और 2 में देखेंगे तो बाएं पक्ष एएमसी, एएमसी कोण एएमसी, कोण एएमसी दोनों बराबर है। तो कोण सीएमएफ, सीएमएफ बराबर कोण एमसीएफ, बराबर कोण एमसीएफ। जब दोनों कोण बराबर होंगे अतः सीएफ बराबर एमएफ, सीएफ बराबर एफएम, सीएफ ये और ये आपस में बराबर हो गए। अच्छा, ये और ये कैसे बराबर हो गए कि अगर बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, तो इनके सामने की आमने सामने की जो भुजा होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसलिए सीएफ और एफएम आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको हमने समीकरण 3 कह दिया। यदि अवतल दर्पण का द्वारा बहुत छोटा, मतलब ये द्वारा हम बहुत छोटा ले, इसको हम बहुत छोटा मान ले, ये बहुत छोटा मान ले, तो ये एम किसके नजदीक माना जाएगा, पी के। तो ये कहा, यदि अवतल दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो तो बिंदु एम ध्रुव पी के, बिंदु एम ध्रुव पी के निकट होगा। बिंदु एम पी के ये बहुत छोटा, जितना निकट होगा, निकट होता चला जाएगा तो बहुत निकट होगा। इस दशा में एफ पी हमारा कहाँ गया, एफ पी मतलब ये बराबर होगा एमएफ, मतलब ये और ये जब ये इसके नजदीक होगा तो और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 ये है, समीकरण 4 वो है। समीकरण 3 और 4 से सी एफ बराबर एमएफ और पी एफ बराबर एमएफ, दोनों में राइट साइड में देखो एमएफ बराबर है, तो इसका बाएं पक्ष सी एफ बराबर एफ पी, तो सी एफ बराबर एफ पी। समीकरण नंबर 5। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध सिद्ध करना है। तो सी एफ जब हमको ये सिद्ध करना है तो हम वक्रता त्रिज्या क्या लेंगे, वक्रता त्रिज्या हमारे यहाँ से क्या होगी, पीसी होगी और हमारा फोकस दूरी क्या होगा, एफ होगा। तो हम पीसी वक्रता त्रिज्या को लिए, पीसी लिए तो पीसी बराबर, और ये पीसी ये वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होगी, तो सी एफ प्लस एफ पी के बराबर होगी, सी एफ प्लस एफ पी के बराबर होगी। तो पीसी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। अब इस सी एफ के स्थान पे हम एफ पी रख दें, कहां से, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से सी एफ के स्थान में हम क्या रख दें, एफ पी। सी एफ था, इसके स्थान में हमने क्या रख दिया, एफ पी। कहां से, समीकरण 5 से सी एफ का मान रखने पर। एफ बी एफ पी, एफ पी और एफ पी मिलकर 2 एफ पी हो गया। इधर पीसी था, पीसी हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 एफ पी क्या हो गया, हमारी फोकस दूरी हो गई। तो आर बराबर 2 एफ, या एफ छोड़ दो तो एफ इक्वल टू आर बाई 2, अर्थात फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके अनुसार भी बता सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है,
तो आसान सी यही दोनों r बराबर 2f f इक्वल टू r/2 दोनों याद रखना पड़ेगा कि r बराबर 2f f इक्वल टू r/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब देते हैं ना तो f तथा r में क्या संबंध है, तो ऑप्शन f इक्वल टू r/2 न देके ऑप्शन दे देगा r बराबर 2f। तो आपको ये पता, ये दोनों आपको बताना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, मतलब r बराबर 2f और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f इक्वल टू r/2। दोनों ऑप्शन आपको पते होने चाहिए। गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख का बनना। गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख कैसे बनते हैं? गोली दर्पण में दो दर्पण, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अगर हम किरण आरेख बनाना सीख गए तो हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इनका किरण आरेख हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख का बनना। सबसे पहले हम अवतल दर्पण लें और तीन ही प्रकार के किरण आरेख बनेंगे। अवतल दर्पण, बाहरी खंड, इसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या होता है? पालिश रहता है। दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। फर्स्ट किरण आरेख में क्या बताएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अगर दोनों को एक साथ में अगर एक किरण आरेख में बताने की कोशिश करें तो हम कहेंगे गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। जब एक साथ बताना होगा तब, नहीं तो अलग अलग आप समझ रहे हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है और यह परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा कंडीशन, अब यही पहला कंडीशन मुख्य अक्ष के समांतर था, इसी को हम उल्टा कर दे। अब हम प्रकाश किरण को फोकस से भेजें। अब हम प्रकाश किरण को कहां से भेजें? फोकस से। यदि हम प्रकाश किरण को फोकस से भेजें तो क्या कहा जाएगा? गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के कहा जाएगा कि अवतल दर्पण में, हम नाम लेके बताते हैं, दोनों को बताते हैं गोली दर्पण से, कि गोली दर्पण में फोकस से होके जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या हम कहेंगे गोली दर्पण में फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण, फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत। ध्यान से देखना, इसमें क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर था तो फोकस से गया। यहाँ क्या है? फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इसमें फोकस मुख्य अक्ष के समांतर था, फोकस से जाता हुआ प्रतीत हुआ, फोकस की तरफ जा रहा था तो मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गया। तीसरा, दोनों के लिए एक ही कंडीशन, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कहा जाता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। या वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। तो यही तीनों किरण आरेख है गोली दर्पण द्वारा किरण आरेख का बनना। अगर इन तीनों किरण आरेख को हम सीख लिए तो हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा, गोली उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा, इन प्रतिबिंबों को हम आसानी से सीख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब की बात करते हैं। क्या है कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित हो या अपसरित हो उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। आसान भाषा में कि प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब होता क्या है कि जब दर्पण होगा, मान लीजिए कोई दर्पण हम बात कर रहे हैं, चाहे अवतल की बात करें चाहे हम उत्तल की बात करें, तो कह रहा है कि उत्तल और अवतल की बात करते हुए कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, अगर हम प्रकाश की किरणों की बात करें, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित हो या अपसरित हो उसी बिंदु को वस्तु कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु है, यहाँ पे ये वस्तु है, इससे चलने वाली ये प्रकाश की किरण है, ठीक। ये अवतल दर्पण लिया, ये हमने उत्तल दर्पण लिया। तो परिभाषा प्रतिबिंब की क्या कहता है कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं और जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये बिंदु अभिसरित हो रहा है, ये अपसरित हो रहा है। अभिसरित और अपसरित क्या होता है? अभिसरित
अब पीछे वाले पहले पार्ट में हमने आपको बताया था अपसरित मतलब कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके मिले, बहुत सारी किरणें आके एक बिंदु पर क्या मिल जाए तो अभिसरित होता है। और जब एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो फैल जाए तो अपसरित होता है। तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित हो या जिस बिंदु से अपसरित होने का मतलब निकलना, अपसरित का मतलब निकलना, जिस बिंदु से अपसरित हो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आसान लाइन में परिभाषा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या अपसरित होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब ये समझ लीजिए अभिसरित और अपसरित को बांट दीजिए, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब समझ जाएगा। अभिसरित जहां वास्तव में इकट्ठा होंगी वास्तविक हो जाएगा, और जहां एक बिंदु से निकलेंगी वह क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में अभिसरित होती हो मतलब वास्तव में दिख रही है, अपसरित हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल इमेज। और आभासी प्रतिबिंब में क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से अपसरित होती हो। अब देखिए यहां से ये प्रकाश की किरण इधर गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, लेकिन ये लग रहा है कि इस बिंदु से सब होके क्या हो रही है, इसी बिंदु से सब क्या हो रही है, निकल रही है, इसी बिंदु से सब क्या हो रही है, अपसरित हो रही है। तो ये क्या वर्चुअल इमेज हो गया। ये कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी और इससे एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होंगी कि एक ही बिंदु से क्या हो रही है, आ रही है। तो अगर आपसे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछे तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में अभिसरित हो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिस बिंदु पर अपसरित हो उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, जल्द ही अब आप लोगों को मैं कक्षा 10 मैथ का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और 9th का साइंस का। ठीक, धन्यवाद।